हेलो एवरीवन, कैसे आए? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th भारतीय भवन बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 का लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले ज़्यादा वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो केवीएस कोचिंग सेंटर महाराजगंज मधुबनी एंड गुड्डीगाछी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है? अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है? आप समझिए कि अलैंगिक जनन की विशेषता हमसे पूछ रहा है। लिखना आंसर। अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला देना, इसमें जीवों का सिर्फ एक विशिष्ट भाग लेते हैं। टू देना, इसमें युग्म अर्थात शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री कोश का विभाजन या असांसूत्री कोश का विभाजन होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इसका नोट नंबर 4, इस प्रकार के जनन में ज़्यादा संख्या में एवं जल्दी से अपनी संतानों की उत्पत्ति कर सकते हैं। इसमें मादा जीव गर्भ धारण नहीं करती और न कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। द्विखंडन एवं बहुखंडन में क्या विभेद है, यानी अंतर क्या है? द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है? आंसर देना। द्विखंडन और बहुखंडन में निम्न अंतर है। द्विखंडन में एक कोशिकीय जीव अपने केंद्र से अपने आप को 2 भागों में बांट कर अलग करता है और उसे द्विखंडन कहते हैं। इसमें पुटी या शिष्ट नहीं बनता, जिसमें 2 ही जीव उत्पन्न होते हैं। समझ गए? द्विखंडन में 2 ही जीव बनते हैं और बहुखंडन में बहुत से जीव बनते हैं। जबकि बहुखंडन में एक कोशिकीय जीव के ऊपर एक आवरण बन जाता है, जिसे पुट्टी कहते हैं, या फटने के बाद जीव अनेकों खंडों में विभक्त होकर अनेकों जीव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले 3rd नंबर क्वेश्चन। क्या कहते हैं मेरे भाई? कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें। आंसर देना। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पादप शरीर के विशेष अंग जैसे जड़, तना एवं पत्ती इत्यादि से कलिकाएं निकालकर अपने जनसंख्या को बढ़ाते हैं, उसे कायिक प्रवर्धन जनन कहा जाता है। जैसे आलू जनन, अदरक का जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 4 नंबर। पुनर्जनन में क्या होता है? तो पुनर्जनन में कोई जीव का शरीर किसी कारणवश कोई जीव का शरीर किसी कारणवश कट जाता है और दोबारा उसी के स्थान पर नया अंग निकल जाता है, जैसे प्लेनियरिया और हाइड्रा जनन। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन 5। बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है? बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है? आंसर देना। बीजाणु जनन में न तो नर एवं मादा की जरूरत पड़ती है और न ही निषेचन होता है। बीजाणु जनन में क्या होता है? ना तो नर की जरूरत होती है, न ही मादा का, और न ही निषेचन का। जब इनके ऊपर बनी बीजाणुधनी का आवरण फट जाता है तो हजारों संख्या में जीव उत्पन्न होते हैं। इसमें एक बार में अनेक जीव उत्पन्न होते हैं, जैसे कवक, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 6। क्या जटिल संरचना वाले जीव पुनर्जनन द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं? लिखना नहीं। आंसर होगा नहीं। जटिल संरचना वाले जीव में पुनर्जनन द्वारा संतति उत्पन्न संभव नहीं है, क्योंकि पुनर्जनन सिर्फ सरल अधिकांत कोशिकीय जीवों में ही संभव होती है। पुनर्जनन के लिए कोशिका विभाजन का हर समय होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। लैंगिक जनन की क्या विशेषता है? लैंगिक जनन की क्या विशेषता है? आंसर देना। लैंगिक जनन में नर एवं मादा भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में नर एवं मादा भाग लेते हैं, निषेचन होता है और मादा गर्भ धारण करती है। संख्या में बहुत कम बच्चों को जन्म देती है।
जो कि काफ़ी मजबूत एवं दीर्घ आयु होते हैं, उन्हें जीने का अवसर अधिक प्राप्त होता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, एक प्रारूपीय के सहयोग अंग एवं आवश्यक अंग में क्या भिन्नता है? आंसर, पुष्प में दो तरह के अंग होते हैं। पुष्प में दो तरह के अंग होते हैं। एक सहायक अंग जो स्त्री केसर एवं पुंकेसर को सहायता प्रदान करता है, स्त्री केसर एवं पुंकेसर को सहायता प्रदान करता है, तथा दूसरा आवश्यक अंग जो खुद जनन क्रिया भाग लेते हैं। दलपत्र तथा बाहरी दलपत्र यह सब सहायक अंग है, जबकि अंडाशय, परागकण, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र यह सब आवश्यक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9, स्वपरागन एवं परपरागन में क्या अंतर है? पहले परागन समझिए, स्वपरागन एवं परपरागन में क्या अंतर है, तो आंसर लिखना। किसी पुष्पीय पौधे के परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही प्रजाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब यह क्रिया परपरागन कहलाती है। मतलब अपने पर ही पड़ेगा तो स्वपरागन, और दूसरे पर पड़ेगा तो परपरागन। ओके, जबकि किसी पुष्पीय पौधे के परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब उसे स्वपरागन कहते हैं। मतलब अपने पर पहुंचा तो स्वपरागन, और दूसरे पहुंचा तो परपरागन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ना मेरे भाई, 10 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ होता है? अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ होता है? आंसर, लैंगिक जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं वह संख्या में कम परंतु दीर्घ आयु होते हैं। लैंगिक जनन से जो उत्पन्न होते हैं संख्या में कम होते हैं परंतु दीर्घ आयु को होते हैं, लंबे आयु तो होते हैं। माता पिता के सहयोग से जन्म लेते हैं, इसलिए वातावरण से लड़ने की क्षमता उनमें अधिक होती है। जबकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान संख्या में अधिक परंतु कमजोर और अल्प आयु होते हैं। उन्हें जीवन जीना का अवसर कम प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन की लाभप्रद है। क्वेश्चन नंबर 11, बीज पत्र का क्या काम है? बीज पत्र का क्या काम है, आप बताएंगे आंसर। बीज पत्र का काम क्या है, आंसर देना मेरे भाई। बीज पत्र का काम है भोजन का संग्रहण करना। बीज पत्र का काम है भोजन का संग्रहण करना तथा दबे हुए मिट्टी में बीज को भोजन प्रदान करना। जब बीज क्लोरोफिल विहीन होता है तो भोजन बनाने में सक्षम नहीं होता, तब उस समय पौधे में यही बीज भोजन प्रदान कराकर बीज को जीवित रखता है। क्वेश्चन नंबर 12, पुरस्थ ग्रंथि के कार्यों को उल्लेख करें। पुरस्थ ग्रंथि के कार्यों का उल्लेख करें। आंसर, पुरस्थ ग्रंथि अपने अंदर से पुरस्थ द्रव स्रावित करती है, जो वीर्य में मिलकर उसे गंधयुक्त बना देता है। क्या बना देता है? गंधयुक्त बना देता है, जिससे शुक्राणु काफ़ी सक्रिय और क्रियाशील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 13, फैलोपियन नालिका की संरचना का वर्णन करें। फैलोपियन नालिका की संरचना का वर्णन करें। आंसर, फैलोपियन नालिका महिलाओं का वह महत्वपूर्ण अंग है जो सबसे लंबा होता है। इसका एक शरीर अंडाशय से तथा दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडाणु इसी फैलोपियन नालिका में आकर ठहरता है
और निषेचन भी यही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निषेचन न हो सकने वाले एक परिपक्व अंडाणु क्या होता है? आंसर, अंडाशय से निकला हुआ परिपक्व अंडाणु फैलोपियन नलिका में आकर 24 घंटे तक ठहरता है। यदि इस समय के अंदर निषेचन नहीं हुआ तो वह स्वतः ही नष्ट होकर गर्भाशय द्वारा बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, जनसंख्या नियंत्रण में रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है, प्रयोग सहायक है। जनसंख्या नियंत्रण की रासायनिक विधि वह तकनीक है जिसमें गर्भधारण न करने वाली महिलाएं इसे दैनिक या साप्ताहिक के रूप में इस्तेमाल करती है। जो महिला चाहती है कि संतान उत्पन्न न हो तो वह वैज्ञानिक द्वारा संशोधित गर्भ निरोधक वैज्ञानिक द्वारा संशोधित गर्भधारण निरोधक औषधियों का उपयोग करती है, जिसमें माला डी, APSRN तथा एसिलिक इत्यादि औषधियों का उपयोग करती है। इस प्रकार रासायनिक विधि द्वारा काफ़ी कारगर साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई। लैंगिक संचारित रोग को तत्काल के माध्यम से दर्शाया जाता है। लैंगिक प्रसंचारित रोग जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ से होते हैं, जो निम्न होते हैं। जीवाणु द्वारा गोनोरिया, सेंसलिक, ओर्दोलिस्टिक या विषाणु द्वारा सर्ट्रिस, काइमा, हेरपेस, एड्स होता है। ओके बाय। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल KBS कोचिंग सेंटर। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।